नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ईरान और इजरायल के बीच एक बड़े संघर्ष की संभावना है, क्योंकि इजरायल ने 2 महीने पहले जो कहा था, उसने 2 महीने बीतते हुए 60 दिन के बाद 61वें दिन ईरान पर अल सुबह हमला किया। और इस हमले में ईरान के कई प्रमुख लोग मारे गए हैं, सैन्य दृष्टिकोण से जो बहुत महत्वपूर्ण थे। और अब तो खबर ये आ रही है कि 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनके मारे गए हैं इजराइल के इस हमले में। ईरान ने भी रिटेलिएट किया है, उन्होंने रॉकेट दागे हैं, लेकिन उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको बहुत कुछ निष्प्रभावी किया है। लेकिन इतना जरूर है कि ईरान के प्रमुख नेता अली खामेनेई ने कसम खाई है कि हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। कौन सबक सिखाएगा, कितना स्प्रेड होगा ये युद्ध, मिडिल ईस्ट की समस्या पूरे दुनिया के लिए क्या बनेगी, बड़ी समस्या, इस पर हम चर्चा करें। लेकिन सबसे पहली बात और सबसे पहला सवाल यही कि आखिर में ये समय क्यों चुना गया। 60 दिन बीतते ही 61वें दिन हमला कर दिया इजराइल ने, तो इसके पीछे कारण क्या है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हेमंत सर जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर हेमंत सर को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है इसके। वो इन मुद्दों पर बहुत बेबाक टिप्पणी करते हैं और टू द पॉइंट टिप्पणी करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए सर से पहला ही सवाल, इस समय का चुनाव इजराइल ने क्यों किया और क्या उसे फायदा मिलेगा इसका? देखिए, ये समय का इम्पोर्टेंस ये है कि अभी कुछ दिन पहले बात आई थी। IAEA एक संस्था है अपनी दुनिया की कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ऊपर नजर रखती है, एनरिचमेंट कितना हो रहा है, वेपन कहाँ पर है, उनके सपोर्टिंग सिस्टम कहाँ पर है। ये एक वॉचडॉग के तौर पे संस्था है। तो इन्होंने बोला था कि जो करार हुआ था ईरान, अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ कि एनरिचमेंट के पॉलिसी में ईरान जो वेपन ग्रेड जो एनरिचमेंट है वो करेगा नहीं, क्योंकि अगर वेपन ग्रेड एनरिचमेंट हो जाती है तो यूरेनियम का जो इस्तेमाल है एक न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर किया जा सकता है। तो ये ना करने के उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो उसे पाल नहीं रहे थे और उस प्रकार से जो काम करना था वो उसके उल्टा काम कर रहे थे। जो इजराइल का इंटेलिजेंस था वो बोल रहे थे कि जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं और एनरिच कर रहे हैं यूरेनियम को, तो शायद अगले 2-3 महीने के अंदर ही उनके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता आ जाएगी। और आमतौर पे जो इजराइल का जो इंटेलिजेंस होता है ये काफी अच्छा होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है तो उसके 3 बड़े हिस्से होते हैं। एक तो है न्यूक्लियर ट्रिगर कि जो बॉम्ब को एक्सप्लोड करता है। दूसरा है न्यूक्लियर वेपन का कोर, जिसके अंदर स्फोटक पदार्थ होते हैं, एक्सप्लोजिव होता है, जो या तो एनरिच्ड यूरेनियम होता है जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, या दूसरा एक बाय प्रोडक्ट है जिसे प्लूटोनियम बोलते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर का एक बाय प्रोडक्ट होता है, उससे भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। ये 2 अलग-अलग रूट्स है, लेकिन जो रूट ईरान फॉलो कर रहा है वो एनरिच्ड यूरेनियम का रूट है, जो एक मोस्ट कॉमन रूट है। और इसका तीसरा जो बड़ा हिस्सा है वो होता है कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसे कैरी करने के लिए कैरियर की जरूरत है। तो ये कैरियर 3 प्रकार के होते हैं। जमीन से जो न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाते हैं टारगेट तक, यानी कि लैंड बेस्ड समझ लीजिए, अलग-अलग रेंज वाले न्यूक्लियर अलग-अलग रेंज वाले मिसाइल्स, जैसे हमारे देश के पास अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3, अग्नि 4 वगैरह है, जिनकी रेंज अलग-अलग है। तो ये हो गए एक तो लैंड बेस्ड मिसाइल्स। दूसरा है हवाई जहाज से ले जाना इसको और वहां से फायर करना। तो ईरान के पास बहुत सारे एरोप्लेन्स है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो हवा से इस प्रकार का बॉम्ब डाल सकते हैं। लेकिन इज़राइल की जो एयर सुपीरियरिटी है, वो इतनी ज़्यादा है कि वो अगर कोई भी ईरान का प्लेन अगर हवा में आएगा, तो उसे वो तोड़ देंगे। तो इसलिए ये क्षमता ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती है। और तीसरी जो क्षमता है बाय सी, समुद्र की तरफ से फायर करना, यानी कि शिप बेस्ड मिसाइल से फायर करो, या सबसे बेहतर जो आपका सबमरीन होता है, सबमरीन के थ्रू SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इसको फायर करो। तो ये तीसरी सिस्टम है, वो उनके पास बिल्कुल नहीं है।
तो यानी कि फिलहाल उनके पास एक ही ऑथेंटिक सिस्टम है, वो लैंड बेस्ड मिसाइल की मदद लेते हुए इस न्यूक्लियर बॉम्ब को फायर करने की। और ये कहना था इज़राइल का कि वो सिस्टम उनकी अच्छी डेवलप हो रही है। और इसमें देखने की वाली बात ये है कि इनका ये जो प्रोग्राम है, इसे ये करने में किसने मदद की है? तो आम तौर पे माना जाता है कि 3 देशों ने उनको मदद की है, खास तो मिसाइल्स वगैरह है, इसमें नॉर्थ कोरिया ने उनकी मदद की होगी शायद। या जो एनरिच यूरेनियम है, वहाँ पे पाकिस्तान ने उनकी बहुत सारी मदद की है, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करने वाला देश है। और ये चीज़ हमने यूएसए के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका को इतनी अक्ल होनी चाहिए कि जो अभी आजकल पाकिस्तान के जनरल्स को आपके पास अपने पास बुला रहा है और उनको काफ़ी प्रेज़ कर रहा है वगैरह-वगैरह। तो ये माना जाता था कि ये प्रेज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की मदद लेते हुए या तो वो अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जी। या ईरान के ऊपर नज़र रख सकते हैं, या तीसरा चाइना के ऊपर। तो चाइना के ऊपर तो पाकिस्तान कभी नज़र रखेगा नहीं, क्योंकि चाइना उनका नंबर 1 मित्र है। तो बाकी बचे हुए ईरान और अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान ने जो उनको मदद की थी, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। और तीसरा, चाइना का भी काफ़ी नुकसान हो गया है। तो ये माना जाता है कि ये जो हमला हुआ था, इस हमले के अंदर, जैसे आपने बोला, उनके 3-4 बड़े जनरल्स तो मारे ही गए, इसके सिवाय न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी काफ़ी सारे मारे गए। और काफ़ी सारे जो उनके टेक्निकल स्टाफ होता है, जो जी, जी। बॉम्ब असेंबल करने वाला वगैरह, इनका भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। लेकिन ये भी माना जाता है कि उनकी क्षमता 100% बर्बाद नहीं हुई है, क्योंकि ये जो वेपन्स होते हैं, ये बिल्कुल हार्ड कवर के नीचे माफ़ करना, उसमें रखे जाते हैं। और कुछ जगह पे वो इतना अंदर पेनिट्रेट, उनके इज़राइल की जो मिसाइल्स है, इतना अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाई है, इसलिए वो वहाँ पे और काफ़ी बार हमले करेंगे। और जैसे नेतन्याहू ने बोला था कि जब तक हम कोर तक नहीं पहुँचते, जब तक हम एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब तक नहीं पहुँचते, तब तक ये लड़ाई चालू रहेगी। तो इसलिए ये मानना चाहिए कि अभी फिलहाल के फर्स्ट फेज़ में ईरान का नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन एग्ज़ैक्ट असेसमेंट ये है कि अभी भी उनका पूरा नुकसान करके उन्हें कम से कम 5-10 साल पीछे ढकेलने के लिए इज़राइल को और कोशिश करनी पड़ेगी। तो एक तो ये लड़ाई चलेगी, और दूसरा, जो आपने बोला था कि इसका जवाब किस प्रकार से दिया है ईरान ने, तो इसका आपने एक बोला था कि उन्होंने अपने जो ड्रोन्स है, इसका इस्तेमाल किया है। और उनको ड्रोन्स की मदद जो मिलती है, वो हमारा जो एक दुश्मन है टर्की, उनसे मिलती है। लेकिन ये ड्रोन जो इज़राइल की जो सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसे S-400 माना जाता है, ये कामयाब सिस्टम है। और उसको मैं 1 मिनट में आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ये एक 3 लेयर्ड सिस्टम है। एक तो इसमें 2 बड़े हिस्से होते हैं। एक तो जो आपकी तरफ जो मिसाइल आ रहा है, या ड्रोन आ रहा है, या एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसे डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करने के लिए आपके पास सैटेलाइट होते हैं, आपके पास ग्राउंड बेस्ड रडार होते हैं, आपके पास एयर बेस्ड रडार होते हैं, और आपके पास जो हवा में उड़ने वाले विमान हैं, जिसे अवैक बोला जाता है, वो भी होते हैं। तो डिटेक्शन अगर आप कर लें, तो फिर उस आने वाले हथियार के ऊपर फायर करके उसे बर्बाद किया जाता है। तो उसमें कन्वेंशनल L-70 गन्स है, उसके अंदर छोटे मिसाइल है, छोटे ड्रोन्स है। कॉन्सेप्ट शॉर्ट में ये है कि अगर ईरान का अगर ड्रोन आपकी तरफ आ रहा है, उसकी कीमत 5-6 लाख के पास आसपास है, तो उसे उससे कम कीमत के एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम से उसे बर्बाद किया जाए। नहीं तो 5 लाख का ड्रोन, और उसे आप 1 करोड़ की अगर मिसाइल फायर करके बर्बाद करें, तो नुकसान आपका हो रहा है। तो ये राइट वेपन यूज़ करना, ये S-400 की एक बड़ी क्षमता है, तो वो हो रहा है। तो इसलिए हवा से हमला करके इज़राइल का नुकसान करने की ईरान की क्षमता बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उनको काफ़ी सारी मदद मिलेगी, बावजूद मिलती इसके रहेगी। जी, बावजूद इसके वो ये कह रहे हैं कि इज़राइल को बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है और ये उनके अंत की शुरुआत है। तो इसे हम सिर्फ गीदड़ भभकी ही माने? नहीं, ईरान की ताकत 2-3 प्रकार से है। और ईरान की ताकत, एक तो उनके
जो उनके पास जो ड्रोन्स है उसकी मदद से है। और जैसे मैंने शुरुआत की थी कि उनको तुर्कस्तान से भी काफ़ी ड्रोन मिलते हैं और तुर्कस्तान को ड्रोन की एक सुपर पावर माना जाता है। मतलब अगर वो चाहे तो जितने चाहे उतने वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो वो मेरे तरफ से अच्छी बात है कि कम से कम जो ड्रोन्स है इसके टर्की के वो खत्म हो जाएँगे और ईरान उसको पेमेंट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा अभी नहीं होगा, क्योंकि जो उनका नुकसान हुआ है, ये काफ़ी हुआ है और उनके पास जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है, इसलिए उनको पेमेंट की क्षमता ये बची नहीं है। लेकिन अ, दूसरे जो मदद है जो उनकी बड़ा हथियार है, वो है उनके प्रॉक्सी ग्रुप। उनके पास 3 बड़े ये जो जी, प्रॉक्सी हुतीज है, मिलिशिया है, एक है हमास, हमास, दूसरा हुती। है हिजबुल्लाह और तीसरा है हूती। जी तो जी। इसमें हमास की क्षमता काफ़ी कम हो गई है और हम्म। जो कुछ क्षमता बची हुई है, उनका ध्यान अभी अपनी बाकी बची हुई क्षमता बचाने का है और मोर इम्पोर्टेंट उनके पास जो होस्टेजेस है इज़राइल के, उनको पकड़ के बैठना है, क्योंकि अगर वो होस्टेज चले जाएँगे, तो इज़राइल तो पूरे पैलेस्टाइन को ही बर्बाद कर देगा, क्योंकि पैलेस्टाइन को अभी वो पूरा बर्बाद नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके कुछ होस्टेज अभी भी जिंदा है, ऐसे माना जाता है। तो हमास की क्षमता तो बहुत ही कम हो गई है। दूसरा है हिजबुल्लाह, इनकी भी क्षमता जो है ये काफ़ी कम हो गई है। लेकिन एक ग्रुप जिनकी क्षमता काफ़ी है, हुती। वो है हूती। और हूती काफ़ी दूर है, यमन में है। इसके ऊपर अमेरिका ने काफ़ी सारे हमले किए हैं, लेकिन अमेरिका के हमले होने के बावजूद वो प्रति हमला कर रहे थे, क्योंकि जो डेज़र्ट है यमन का, उसमें छुपना एक बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे कुछ माउंटेन्स भी है, तो वहाँ पे वो छुप सकते हैं। तो हूती की मदद से वो गड़बड़ कर सकते हैं और उनको कुछ ये जो इतर राष्ट्र है, ख़ास तो पाकिस्तान के जो दहशतवादी गठ है, अल-कायदा हो या आईसिस हो, हम्म। इनकी मदद हो सकती है। या इसके सिवाय जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनकी मदद हो सकती है या मर्सनरीज़ नाम का आजकल प्रकार है, उसकी भी मदद हो सकती है। तो उनके पास क्षमता ज़रूर कम है, लेकिन क्षमता अभी भी काफ़ी है। तो तो इसलिए इसराइल ये लड़ाई कुछ देर चलेगी। इसराइल इस क्षमता को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखता है, और अमेरिका भले ही ये कह रहा हो कि इस लड़ाई में अभी जो शुरुआत की गई है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, इसके पीछे अमेरिका का क्या मकसद रहा है सर? क्योंकि इसराइल को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने वाला अमेरिका है। वैसे तो भारत भी इसराइल का दोस्त है, लेकिन वो अरब कंट्रीज का भी दोस्त है और ईरान ईरान का तो दोस्त है ही। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि हमने कोई ये अटैक में अपना योगदान नहीं दिया है। देखिए, अमेरिका जो आजकल का देश बना हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प के नीचे, उनका अब केवल एक ही काम है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम्म। बाकी उनका दुनिया पे कहीं पे भी लक्ष्य नहीं है, ना वो यूक्रेन की तरफ देख रहे हैं, ना इज़राइल की तरफ देख रहे हैं, ना कहीं देख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में काफ़ी सारा एनालिसिस हो आया था कि जब ये हमला चल रहा था, तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे थे? तो वो अपने मित्रों के साथ लाइफ एन्जॉय कर रहे थे। मतलब हमला चल रहा है, इतना बड़ा थर्ड वर्ल्ड वॉर की फ़ियर शुरू हो गई है, लेकिन वो क्या कर रहे थे, तो वो ड्रिंक कर रहे थे, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे वगैरह। यानी कि एक जो सबसे बड़ा पावरफुल नेता है दुनिया का, उसने अपने कंट्रोल रूम में जाना चाहिए, ब्रीफिंग लेना चाहिए कि क्या हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हमने आगे क्या करना चाहिए। तो वो बिल्कुल उस प्रकार की जो कार्रवाई एक बड़े अच्छे लीडर की होती है, वो बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। वो केवल सोशलाइजिंग कर रहे थे। तो हम्म। एक 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 बड़ा जोक भी सोशल मीडिया के अंदर घूम रहा था, जब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा था, तब डोनाल्ड ट्रम्प या यूएसए क्या कर रहा था, वो सेकंड सिविल वॉर की तरफ जा रहे थे। सेकंड सिविल वॉर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जब अमेरिका में एक सिविल वॉर हुआ, नॉर्थ अमेरिका वर्सेस साउथ अमेरिका, और अब्राहम लिंकन नॉर्थ अमेरिका के लीडर थे और उन्होंने फोर्स इसका इस्तेमाल करते हुए, सैन्य का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को यूनिफाई कर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये तैयार हो गया। ये हमारा, इसलिए कि मैं फौज में था, ये हमारा एक अभ्यास का विषय था। वहाँ जो जनरल थे, जनरल रॉबर्ट ली थे या जनरल ग्रांट थे वगैरह-वगैरह। जी। तो शॉर्ट पर मतलब वहाँ पे अमेरिका के 2 हिस्से एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। अभी एग्ज़ैक्टली अभी क्या हो रहा है, अमेरिकन सिविल वॉर 2, यानी कि एक बाजू में डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सपोर्टर्स है
और दूसरे बाजू में पूरा अमेरिका है। तो हम्म। इस हालत में उनका कहीं और नज़र होगा ये मानना बिल्कुल ये नहीं है। मेरे ख़्याल से अमेरिका उसमें कुछ भी बात नहीं करेगा। इज़राइल को जितना चाहे उतना फ्रीडम देता रहेगा। तो इसलिए उनका रिएक्शन कोई ज़्यादा होने वाला नहीं है। यूरोप के रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब जो है वो 2-3 लोगों की तरफ से है। एक तो चाइना क्या बोलेगा, तो चाइना की तो रिएक्शन ये बहुत ही न्यूट्रल रही हुई है। रशिया क्या बोलेगा, रशिया अपने खुद के वॉर में फँसा हुआ है और वो अभी बोल रहा है कि अगर हज़ारों ड्रोन अगर यूक्रेन तैयार करता है, तो हम उससे 3 गुना ज़्यादा ड्रोन हम तैयार करेंगे और पूरी यूक्रेन को हम हमारे ड्रोन से हिट करेंगे। तो यानी कि वो अपने लड़ाई में अटका हुआ है। तो इस हालात के अंदर यूनाइटेड नेशंस तो बिल्कुल पावरफुल है ही नहीं, वहाँ पे वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये लड़ाई मन-मर्ज़ी चलती रहेगी, इज़राइल जो चाहता है वो करेगा, ईरान उनको रिटेलिएट करेगा। लेकिन इसमें हमारी तरफ से जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका अभी दुनिया के ऊपर क्या असर होने वाला है और इस असर के अंदर हम हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, इनकी रक्षा क्या करेंगे, ये हमारे सामने जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको जो ये चैलेंज दिखता है, क्योंकि इज़राइल भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है, या यूं कहें हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर दोनों हैं, और ईरान से कम नहीं इज़राइल और इज़राइल से कम नहीं ईरान, जहां तक नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। ऐसे में दोनों के साथ समन्वय और सामंजस्य बनाने की कोशिश भारत किस तरह से कर सकता है सर? वो भी उस स्थिति में कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर को अभी भी चला रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। देखिए, एक तो पहले ईरान हमारा काफ़ी सालों से हमारा मित्र है, हम्म। काफ़ी सालों से और मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि जी समय की पाबंदी जी होगी जी इसलिए। जी। लेकिन बात ये है कि ईरान के साथ हमने जितनी-जितनी कोऑपरेशन करने की प्रयत्न किया है, उससे कभी ज़्यादा यश नहीं मिला है। उसका एक कारण बहुत सारे कारण हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अभी जैसे चाबार का बंदर, ये हमारा एक अल्टरनेटिव था ग्वाडार के बंदर के लिए, लेकिन वो हम्म। आगे नहीं बढ़ रहा है। दूसरा है वो आईएमएक कॉरिडोर, वो हम्म। आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हम्म। तीसरा है यहाँ का खास तो अमेरिकन लेड वर्ल्ड का ईरान के ऊपर काफ़ी सारा दबाव है। तो इसलिए जो ईरान से हम तेल ले सकते हैं, कच्चा तेल क्योंकि वो ज्योग्राफिकली हमारे काफ़ी पास में है, वो हम ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए टेंशन से। हमारी जो रिलेशनशिप है, वो आगे जा ही नहीं रही है। और इसके सिवाय ईरान देखा जाए तो ये शिया देश है और हम्म। अगर हमारे देश के मुस्लिम देखे जाए तो ये माना जाता है कि हमारे 20% जो मुसलमान हैं, ये शिया है कि जिसका स्पिरिचुअल लीडर ये ईरान है और एक 80% जो सुन्नी है, उसका स्पिरिचुअल लीडर ये सऊदी अरेबिया को माना जाता है। लेकिन तुर्कस्तान वो लीडरशिप टेक ओवर करना चाहता है अपना सऊदी अरेबिया से। तो जी। हमारे लिए तो ये अच्छा दोस्त होना चाहिए, लेकिन अनेक कारणों से नहीं हो रहा है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट क्या है कि जब तक सवाल है इज़राइल का, अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अगर आप उसका एनालिसिस करें, तो जिस जिस देश ने हमें एक्चुअल मदद की है लड़ाई के दौरान, वो है इज़राइल। हर प्रकार का तंत्रज्ञान उन्होंने दिया है, हर प्रकार की टेक्निकल हेल्प उन्होंने दी हुई है और ये माना जाता है कि वो तंत्रज्ञान की एक महाशक्ति है। तो हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो अवैक हो या मिसाइल्स हो वगैरह, तो खास तो हमारे मिसाइल्स की और इम्प्रूवमेंट करने में, तो इसमें इज़राइल का रोल बड़ा अच्छा है। तो इज़राइल हमारा एक बहुत मित्र है, अगर हो सके तो हम दोनों देश के बीच में शांतता निर्माण करने की कोशिश करें, लेकिन दोनों ही इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड नेशन है कि एक-दूसरे से शांतता करेंगे कि नहीं, ये मतलब हम केवल अपील कर सकते हैं कि भैया नुकसान मत करो, ये ज़माना लड़ाई बिल्कुल। का नहीं है, तो बिल्कुल। डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस कठिन परिस्थिति के अंदर हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए। नंबर 1 अगर आपने स्टॉक मार्केट देखा होगा, काफ़ी ऊपर-नीचे हो रहा है, तो हमारा स्टॉक मार्केट का रक्षण होना चाहिए। दूसरा क्रूड की जो तेल है, कच्चा तेल है, उसकी हमें ज़्यादा परवाह नहीं है क्योंकि हम अलग-अलग जगह से तेल लेते हैं। ईरान से तेल अभी कम भी हो गया, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अ हमारी जो अल्टरनेट सप्लाई चेन से खास तो हम रेड सी से जाना चाहते हैं, सुएज़ कैनाल का इस्तेमाल करते हुए यूरोप और अमेरिका की तरफ, वो सेफ रहना चाहिए या हमारा जो ट्रेड है,
वो सेफ रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में आ रही है वो सेफ रहनी चाहिए। और हम इन दोनों देशों के बीच में अगर एक मीडिएशन करके दोनों को नेगोशिएशन टेबल पे ला सकते हैं तो ये एक अच्छा बात होगा। तो इस लड़ाई में केवल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट घटना जो आज ही हुई है, जिसको जो काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पाए हैं, वो ये है कि आज ही हमारे देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी ये साइप्रस गए हुए हैं। जी, जी। अभी साइप्रस साइप्रस का क्या महत्व है? आपको पता है कि तुर्कस्तान हमारा भी दुश्मन बना हुआ है बिल्कुल, और साइप्रस और तुर्कस्तान में लड़ाई शुरू है। तुर्की तो में, जी। इसलिए कि तुर्कस्तान पाकिस्तान को मदद कर रहा है, तो जो चाणक्य जो हमारे विद्वान थे, युद्ध विद्वान, उनका कहना है कि शत्रु का शत्रु या अपना मित्र बिल्कुल। होता है। तो इसलिए हम साइप्रस के साथ हमारी दोस्ती कर रहे हैं। तो हम भी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी सारे नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी काफ़ी देर चलेगी। हमें वॉच मोड के ऊपर रहना पड़ेगा कि चाइना क्या करता है, पाकिस्तान क्या करता है, तुर्कस्तान क्या करता है, ईरान की रिएक्शन क्या होगी, इज़राइल क्या करता है। और इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी खास तो जो उसको सप्लाई सेव चेन करना है, है। इसकी रक्षा हमें करनी पड़ेगी। चलते-चलते सर आखिरी सवाल, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर को इज़राइल ने इस्तेमाल किया है। उसका जो अनुभव इज़राइल, क्योंकि वो बहुत जल्दी एनालिसिस करते हैं, वो हमेशा युद्धरत स्थिति में होते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए नज़ीर बना, इसलिए ये बात जो चल रही, क्या आप इससे सहमत हैं? इसलिए कि इतना प्रिसाइज़्ड अटैक जो किया गया है कि जो जहाँ सो रहा था वहीं का वहीं सोया रहा। देखिए कि हर एक लड़ाई के जो परिणाम होते हैं अलग-अलग होते हैं, बैकग्राउंड अलग-अलग होता है, वेपन सिस्टम्स अलग-अलग होते हैं। लेकिन हमारा इस ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा सक्सेस ये रहा है कि जो हमारी अलग-अलग शक्ति थी, तो मिसाइल्स हो या ड्रोन्स हो या वेपन अपना हो या रडार्स हो, इसको हमने अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया था। तो इसलिए हमारे शस्त्रों का इस्तेमाल हम सही कर पाए। तो एग्ज़ैक्टली यही इज़राइल करने की कोशिश करता है। तो हर एक युद्ध में आपको ये भी पता लगता है कि आपने जो-जो मिसाइल्स यूज़ की है उनसे आपको क्या अपेक्षित था और ज़मीन के ऊपर एक्चुअली रिज़ल्ट क्या आया है। तो उस मिसाइल की क्षमता है, उसकी ड्रोन की क्षमता है, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम की क्षमता है, अपना आकाश तीर है, हमारा ब्रह्मोस है, हमारे गन्स है। तो इससे ये पता लगता है कि आजकल के इस प्रकार के इस एरियल वॉरफेयर के अंदर जहाँ पे ड्रोन एक बड़ा शस्त्र बना हुआ है, वहाँ पे केवल कॉस्टली टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं होता है। मतलब आप केवल S-400 नाम की जो कॉस्टली सिस्टम है, इसका इस्तेमाल ये जो छोटे-छोटे ड्रोन होते हैं, इनके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। उनके खिलाफ आपने इस्तेमाल करना चाहिए L-70 गन्स वगैरह कि जो हमारी देखा जाए तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की गन्स है एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम की, बट इफ़ेक्टिव है ये। तो इसीलिए आज हाई एंड टेक्नोलॉजी ये आंसर नहीं है, बल्कि अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी जो हम ज़्यादा शक्ति से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हर एक का अल्टीमेट रिज़ल्ट हमारे इकोनॉमी पे पड़ता है। तो जो करेक्ट वेपन सिस्टम अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम शत्रु को ज़्यादा अच्छे तरह से बर्बाद करेंगे। तो ये करेक्ट वेपन सिस्टम का जो कॉम्पोज़िशन है, कितने ड्रोन्स होने चाहिए, उसमें से हाई एंड ड्रोन कितने होने चाहिए, लो एंड कितने होने चाहिए, रेकी कितने होने चाहिए, अटैक करने वाले कितने होने चाहिए, L-70 गन्स कितनी होनी चाहिए, रडार्स कितने होने चाहिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, एक अच्छी तरह का जो भेल मुंबई में मिलती है टेस्ट अच्छी हो जाए, हुँ, हुँ। तो ये कॉम्पोज़िशन को वर्कआउट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसमें हमें काफ़ी सारा यश मिला हुआ है और शायद यही कारण है जिससे इज़राइल को भी यश मिल रहा है। लेकिन आने वाला समय हम ड्रोन वॉरफेयर का इफ़ेक्ट कैसे होता है दुनिया के ऊपर, इसको स्टडी करते रहेंगे। तो ये होने वाला समय इंडियन आर्मी बड़ी तरह से उसको वॉच करेगी और अपना-अपना विश्लेषण करती रहेगी कि बिल्कुल। हमने हमारे लड़ाई के तरीके में क्या कुछ बदलाव लाना लाना चाहिए। है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात की और अपने ड्रोन सिस्टम पर आपने जो सवाल उठाया है, हार्ट ऑफ भारत पर, हमने इसको बाकायदा, एक सैन्य विशेषज्ञ थे कर्नल हैं जो बराबर जुड़ते हैं, इस पर हमने बातचीत की है। और अगर दर्शक, जैसा कि सर लास्ट में ये ड्रोन पॉलिसी पर बात कर रहे हैं,
इस पर देखना चाहें तो हार्ट टॉक भारत पर वो वीडियो मौजूद है, आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन सर ने जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं उसके बारे में बताया, और ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से एक नज़ीर बना इजराइल के लिए ये भी उन्होंने बताया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सर से कुछ सवाल हों तो ज़रूर पूछिएगा, हम उनसे अगली वीडियो में जब बातचीत करेंगे तो उस सवाल का जवाब लेंगे। और आज जो भी सवाल हमने किए हैं आपके उनसे पूछे गए सवालों का हमने अपने सवाल जो उनसे पूछे उसमें जिक्र किया, और उन्होंने बताया कि भारत को बहुत फूक फूक करके कदम रखना है, क्योंकि कई दोस्तों को जो कि वो दुश्मन बन गए हैं उनको साथ मिलाकर चलना है, और यही डिप्लोमेसी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद। हर दिन को बनाइए ताजगी भरा, हर घूंट में पाइए स्वाद और सुकून का अनोखा अनुभव ब्रू एल्टे टी के साथ। स्ट्रॉबेरी टी, हर घूंट में मीठा जूस जैसा प्यार। मैंगो टी, आम का मजा अब चाय में भी पूरे साल। पान टी, देसी स्वाद जिसे पीते ही दिल बोले वाह। वेनिला टी, स्मूथ, क्रीमी और एकदम सुकून भरा एहसास। डिटॉक्स मसाला टी, 11 आयुर्वेदिक तत्वों से भरपूर, सेहत और संतुलन का अनोखा मेल। चाय सिर्फ आदत नहीं होती, ये मूड बदलती है, दिन बना देती है। ब्रू एल टी, जहाँ हर स्वाद में है एक खास कहानी, बिना किसी मिलावट के शुद्ध स्वाद और भरपूर ताजगी। तो आज ही अपनाइए नया फ्लेवर वाला स्टाइल ब्रू एल टी। हर कप एक नया एहसास। ऑर्डर करें अभी ब्रू एल टी, जब स्वाद हो थोड़ा अलग, थोड़ा खास।